सब्सटेंशियल आउटकम निकल के नहीं आया, कोई बहुत खास आउटकम निकल के नहीं आया है। जो भी खास आउटकम निकला है वो भी डेवलप कंट्री के पक्ष में ही निकला है, और थोड़ा बहुत छोटे मोटे वो रिफॉर्म्स आए हैं जिससे इंडिया को कोई वैसा लाभ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आखिर देखो सब मेंबर्स को अग्री होना पड़ा कि जो मोराटोरियम है इंपोर्टिंग ड्यूटीज ऑन ई कॉमर्स ट्रेड उसको 2 साल और बढ़ा दिया गया। अब देखो 1998 में आया था, शुरू में 90s के टाइम में, समझ रहे हो ना, 90s के टाइम में ये आया था। उस समय ई कॉमर्स साइट बहुत ही अपने नेशनल स्टेज पे थे, तो समझ सकते हैं कि उस समय प्रोटेक्शन देना जरूरी था। अभी देखो 2023-24 इसमें ई कॉमर्स साइट कितना बड़ा व्यापक बन गया है। अभी भी यदि इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देंगे तो डेवलप कंट्री तो पूरा डेवलपिंग कंट्री का मार्केट को और ज़्यादा अटैक करेगा, और ज़्यादा ही पेनिट्रेट करेगा। इंडिया बोलते रह गया, करेक्ट, अफ्रीका बोलते रह गया, साउथ अफ्रीका बोलते रह गया, उसके बावजूद भी नहीं माना गया। तो देखो ये तो पूरा डेवलप कंट्री के पक्ष में ही गया है। तुम देख रहे हो ना, जितना भी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो बड़े बड़े कंपनी है, सब तो यूएस के ही है, डेवलप कंट्री का ही है। तो फिर तो अभी भी इन लोगों को मोराटोरियम बुझ रहे हो ना, अभी भी रिलैक्स मिलेगा, अभी भी इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगने वाला है। यानी कि भारत सरकार का, यदि मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इंडिया को कितना लॉस होगा टैक्स का, है ना, और स्टिल ये लॉस तुम्हारा 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अब ये लोग सोच रहे थे, डेवलपिंग कंट्री सोच रहे थे कम से कम अब तो दे दे, अब तो मोराटोरियम खत्म कर दे, उसके बाद भी मोराटोरियम को एक्सटेंड किया गया। समझ गए ना स्टूडेंट, मोराटोरियम को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन, हाँ थोड़ा सा जो कहेंगे, थोड़ा सा राहत जो हुआ है, डोमेस्टिक सर्विस रेगुलेशंस, इंडिया ने उठाया था मुद्दा कि डोमेस्टिक रेगुलेशन पे थोड़ा छूट देना चाहिए हमें, सर्विस पे, ट्रेड सर्विस, समझ रहे हो, सर्विस वाला जो ट्रेड पे थोड़ा सा रेगुलेशन देना चाहिए, देखो थोड़ा सा माना गया है ये बात। OECD ने ऑलरेडी रेगुलेशन इस चीज़ को लेकर लागू किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और ये चीज़ मान लिया गया है, तो कहेंगे कि ये थोड़ा हेडवे है, ये थोड़ा अच्छा काम हुआ है। और कोमोरोस और टिमोर लेस्ट ये भी WTO का मेंबर बना है। पहले 164 कंट्री था, 164 कंट्री था, अब इसमें 2 कंट्री का और बढ़ोतरी हुआ है। तो अब कहोगे कि WTO 166 कंट्रीज का मेंबर है, मतलब संगठन है वो 166 कंट्रीज का। समझ गए स्टूडेंट, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, अभी भी इन लोग को बेनिफिट मिलेगा, समझे ना, यानी कि 3 इयर्स के बाद अभी भी बेनिफिट मिलेगा। लिस्ट डेवलपिंग कंट्री मतलब क्या है, जो गरीब कंट्री सब है, जैसे कोई आइलैंड कंट्री सब है, इन लोगों को अभी भी बेनिफिट कंटिन्यू मिलेगा। तो देखो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 166 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अब तो 164 से 166 हो गया, क्योंकि टिमोर और तुम्हारा कोमोरोस ये भी उसका हिस्सा बना है। और 22 मेंबर नेशंस ने और इंटरेस्ट जताया है कि हम भी ज्वाइन करेंगे शॉर्टली, समझे ना। तो हो सकता है कि आने वाले समय में WTO में मेंबर और बढ़ जाए। तो देखो व्हाट वर द मेजर डिफरेंसेस, इंडिया और डेवलप कंट्री के बीच में क्या फ्रिक्शन रहा है, क्या डिफरेंसेस रहा है। देखो इंडिया शुरू से बोल रहा है कि ठीक है 10 दिसंबर 2019 के बाद जो एपेलेट बॉडी है, ठीक है, वो डाई फंक्शनल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के वजह से, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे जज अपॉइंट ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको रिफॉर्म करिए, इसको रिस्टोर करिए। अब जैसे मान लो कि अब तो चलो 166 कंट्रीज का ग्रुपिंग हो गया, तो ठीक है, इसका भी जो तरीका है यूनाइटेड नेशन की तरह कर दीजिए, 2/3 वाला कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थोड़ी कि 166 कंट्री ही ओके बोले, आप एक काम करो 2/3 वाला प्रिंसिपल लगा दो यहाँ पे भी, जैसे पार्लियामेंट में भी होता है ना, स्पेशल जो केस, स्पेशल जो बिल रहता है तो 2/3 मेंबर चाहिए होता है, यूनाइटेड नेशंस में भी यही है। तो क्यों ना हम WTO में भी यही फ्रेमवर्क अपनाएं, या फिर एपेलेट बॉडी को रिस्टोर करें। तो ये इंडिया की तरफ सुझाव है। इंडिया ये चाहता है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ, यानी कि जो पीडीआर जो चलाता है, इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। अब इंडिया जो प्रोक्योर करता है, देखो इंडिया बहुत प्रोक्योर करता है, फूड ग्रेन्स सब है ना, बहुत प्रोक्योर करता है। जैसे देखो इंडिया में लगभग 325 मिलियन टन प्रत्येक साल अनाज प्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें से देखो चावल देखोगे तो 35 to 40% प्रोक्योर कर लेती है, व्हीट देखोगे तो 30% के आसपास कर लेती है। तो लगभग तुम कह सकते हो कि 50 से ज़्यादा ही है ये, है ना, 50 से ज़्यादा ही होगा, 50 मिलियन टन से ज़्यादा ही है। तो थाईलैंड का जो एम्बेसडर था, इसमें लिखा नहीं गया है, समझने का प्रयास करो, थाईलैंड का एम्बेसडर ने बहुत ही खराब टिप्पणी दिया भारत के बारे में, कि इतना जो ज़्यादा ये पीडीएस प्रोक्योर करता है भारत, ये एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। तो इंडिया ने बहुत कड़ा फैसला लिया, और जो थाईलैंड का जो एम्बेसडर था उसको निलंबित कर दिया गया इंडिया से। मैं अभी का डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ये समझिए ना। हाउ कैन यू से दिस थिंग्स, आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़। हम जो पीडीएस प्रोक्योर करते हैं तो हम तो देते हैं 80 करोड़ आदमी को खिलाते हैं, बात समझे ना। हाँ, मगर सवाल उठेगा ऊपर से। और जानते हो कि इंडिया जो 10% का ब्रिज क्रॉस हो गया, तो 10% का ब्रिज क्रॉस हो गया, तो इसके लिए बाली क्लॉज जो है, बाली पीस क्लॉज, उसको हर समय इन्वोक करता है। मैं इंडिया चाहता है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन WTO हमें दे। और दूसरी बात है कि WTO मेंबर 1986 का रेफरेंस देता है कि 1986 में जो फूड ग्रेन्स का जो स्थिति था उस डेटा के हिसाब से। 19 कहाँ, 1986 कहाँ, अभी 2004, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
अभी कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, और उस समय 1986 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना भी नहीं था अभी कंपैरिजन में। तो इंडिया तो ये हर समय उठाता है कि 1986 का रेफरेंस डेटा नहीं हो सकता है, डेटा देना अभी का दीजिए, तो अभी के हिसाब से तो हम ठीक ही हैं। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए इंडिया परमानेंट सोल्यूशन चाहता है पीडीएस के लिए, और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, बाकी भी बहुत चाह रहे हैं। तो देखो हाँ, इंडिया ने ये बहुत अच्छे से मुखर होकर सवाल उठाया है कि आखिर जो WTO के पर्सपेक्टिव में जो इशू नहीं है उसको WTO में क्यों लाया जा रहा है। जैसे डेवलप कंट्री सब इन्वायरमेंट का इशू, लेबर का इशू, जेंडर इक्वलिटी का इशू क्यों WTO में लेके आ रहा है? ये फ्रेमवर्क तो उसके लिए बना ही नहीं है। यदि इन्वायरमेंट का इशू होगा तो UNFCCC फ्रेमवर्क के अंदर लाओ, यदि कोई इन्वेस्टमेंट का इशू होगा तो दूसरी जगह पे लाओ, इसमें लाने की क्या आवश्यकता है? देखो इंडिया ने स्ट्रांगली जो ज्वाइंट सपोर्ट इनिशिएटिव या पुलिलैटरल एग्रीमेंट्स उसको भी अपोज किया है। जाने हो ना, चाइना इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन वाला वो कर रहा था, है ना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट IFD के लिए चाइना सबको इकट्ठा कर रहा था, जहाँ चाइना खुद लीड कर रहा था। तो इंडिया ने कहा कि ये नहीं चलेगा। क्यों? अरे क्योंकि WTO पुलिलैटरल नहीं है, वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। बात समझो, मल्टीलैटरल है, वो भी कंसेंसस बेस्ड है। अभी तो 30 कंट्री 40 कंट्री इकट्ठा कर लेगा चाइना, और उसके बाद बाकी कंट्री को मजबूरन ज्वाइन करना पड़ेगा उसमें। ये ठीक नहीं है। इससे जो WTO का जो सैंक्टिटी है, समझे ना, जो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इंडिया ने इस पर तो इंडिया मुखर होकर इस बार दिया है जवाब। हम कह सकते हैं कि हमारा जीत है ये, कि हमने इस पर खुल के बोला है। समझे? आगे देखो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेवलप कंट्रीज है जो चाहता है कि डोमेस्टिक यानी कि सब्सिडी कम दे, डेवलपिंग कंट्री सब्सिडी कम दे अपने फार्मर्स के ऊपर, फिशरी के ऊपर, और मार्केट खोले। मैं जानते हो कि यदि डेवलपिंग कंट्री अपना मार्केट खोल देगा तो फिर डेवलप कंट्री पूरा कब्जा कर लेगा। दिक्कत यह है, ये भी एक रीजन है कि RCEP से हम निकल गए, एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट सब पूरा भारत में आ जाएगा। तो फिर भारत का जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर से कुछ नहीं कमा पा रहा है, जो भी कमा रहा है डेयरी से ही कमा रहा है, उसका तो फिर हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा उसका। तुम्हारा डेवलप कंट्री चाह रहा है कि इंडिया ऐसा कंट्री अपना मार्केट खोले, और इंडिया जो फार्मर्स को सब्सिडी देता है, जो फिशरमैन को सब्सिडी देता है, वो कम करे। अम्मा देखो आयरनी देखो, तो फिर इंडिया इसका विरोध करेगा। तुम ग्रीन सब्सिडी, तुम टेक्नोलॉजी के नाम पे तुम इतना ग्रीन सब्सिडी दे रहा है वो लोग को। अब वहाँ का जो फार्मर्स है, US का जो फार्मर्स है, उसके पास 100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, और उसको तुम ग्रीन के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे तुम इतना पैसा दे रहा है, और हमारा फार्मर देखो हम उतना कम पैसा देते हैं और तुम सवाल उठा रहे हो। ये भी तो अनएथिकल चीज़ है। बात समझे? तो ये देखो, इसलिए इंडिया ने अपोज किया कि नो फार्मर हमारा, क्योंकि 80 to 85% हमारे जो फार्मर्स है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, मार्केट खोल देंगे पूरा बर्बाद हो जाएगा हमारे फार्मर्स का। समझे ना? हम नहीं खोल सकते हैं। तो इंडिया ने बोला कि हाँ, यहाँ पे भी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए है। अरे भाई, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। समझे ना? और दूसरी बात है कि तुम तो इंटरनेशनल वाटर में भी, डेवलप कंट्री को बोला जा रहा है, तुम तो इंटरनेशनल वाटर में भी निकल के फिशरी सब चला कर रहा था। आज यदि अनरेगुलेटेड फिशिंग हुआ, ओवर फिशिंग हुआ, तो ये रीजन डेवलप कंट्री है, क्योंकि डेवलप कंट्री के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, और डेवलप कंट्री बोरा भर भर के सब्सिडी दे रहा है अपने फार्मर्स को, अपने फिशरमैन को। तो और हमारा देखो, हम तो बहुत कम देते हैं, हमारे पास तो उतना पैसा ही नहीं कि हम फिशरमैन को दे, और जब हम दे रहे तो हमसे सवाल उठाया जा रहा है। तो इसलिए इंडिया ने कैटेगरिकली बोला है कि फिशरी सब्सिडी पे भी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इंटरनेशनल बाउंड्री के बाद, जो मैरीटाइम इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके बाद तो फिशिंग करे नहीं, और उसके लिए 1 रुपया भी सब्सिडी ना दे डेवलप कंट्री, नहीं तो ओवर फिशिंग कर देगा और बहुत सारा चेंज हो जाएगा, बहुत सारा मरीन इन्वायरमेंट में डिफेक्ट कर देगा ये लोग। समझे? इंडिया ने ये भी बोला है कि बताइए, ट्रेड बैरियर, US यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स लेके आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन आ रहा है। ये तो भाई इन्वायरमेंट का इशू है, WTO में क्यों लेके आ रहा है? तो इंडिया देखो, भले कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि कुछ नहीं मिला हमें, मगर इंडिया ने अपने बात को एकदम बहुत ही मुखर होकर रखा है, और ये भी एक बढ़ता हुआ कंट्री का एक वो साइन है। नहीं तो हम इतना कहाँ बोल पाते थे। और हमने जो भी चीज़ हमको सही नहीं लगा, हमने बहुत अच्छे से अपने एक्सप्लेनेशन के साथ बात को रखे हैं, निकल के नहीं आया। ये तो पता चल गया हो कि इंडिया अब वो मूड में नहीं है पहले ऐसा। अब इंडिया कुछ भी पचाने वाला नहीं है, कोई भी डाइजेस्ट करने वाला नहीं है अब ये कंट्री। तो हाउ वाज द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू बिकम हाईली कंटेंशियस इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 डेलिब्रेशन। आखिर ये जो पीडीएस वाला जो व्यवस्था है, ये क्यों इतना तुम्हारा बोन ऑफ कंटेंशन बना? तो देखो, इंडिया G33 ग्रुपिंग के साथ कहा कि हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए पीडीएस के लिए। हम कब तक बाली क्लॉज को इन्वोक करते रहे? हमको परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। हाँ, ये 1986 वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं चलेगा, हमको अभी वाला चाहिए। तो इंडिया ने जोर शोर से इस बात को रखा है। मगर जो कैंट्स ग्रुप है, जिसमें 9 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ब्राजील भी आता है, इसने इंडिया क्लेम को वो किया है, मतलब इंडिया क्लेम को खराब बताया है। इसने कहा है कि यदि कोई भी स्टॉक होल्डिंग कर रहा है, कोई भी पीडीएस ले रहा है, तो ये मार्केट डिस्टॉर्टिंग प्रोग्राम है, इससे मार्केट बर्बाद होता है। यानी कि इंडिया के विरोध में बात किया गया है। समझ गए ना? तो फूड इंपोर्टिंग कंट्री जैसे जापान हो गया, जापान फूड इंपोर्टिंग करता है बहुत ज़्यादा, सिंगापुर हो गया, वो भी कहता है कि नहीं ठीक है, फार्म पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए स्टूडेंट, ये क्योंकि कभी इंडिया बोलता है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बासमती, नॉन बासमती चावल, कभी इंडिया बोलता है कि हम व्हीट नहीं प्रोड्यूस कर, व्हीट बाहर नहीं बेचेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, मैं खराब नहीं बोलता हूँ, जो जापान और सिंगापुर बोल रहा है वो सही बोल रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जो बोल रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, मगर मैं जापान और सिंगापुर के बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि अरे खाने का चीज़ ना है जी, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी राशन दुकान में तुम जा रहे हो, रोज ही सामान ले रहे हो, एक दिन बोलेगा कि नहीं हमारे पास नहीं, हम नहीं देंगे, जाओ, तो क्या करोगे फिर? तुम्हारा तो आदत हो गया उसे लेने का। तो प्रिडिक्टेबल फार्म पॉलिसी होना चाहिए, और बहुत दिन से इंडिया के लिए बोला जा रहा है ये चीज़ कि बहुत प्रिडिक्टेबल फार्म्स होना चाहिए, आपका पॉलिसी होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि जापान और सिंगापुर का जो क्लेम है वो सही है। हाँ, यूएस चाहता है कि मार्केट बड़ा खुले डेवलपिंग कंट्री का, और यूनाइटेड यूरोपियन चाहता है कि सब्सिडी जो दे रहा है फिशरमैन को, फार्मर्स को, वो ना दे, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड है। मगर तुम अपने गिरबान में जाकर झांको ना, तुम ग्रीन बॉक्स के नाम पे तुम कितना सब्सिडी दे रहा है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी नाम पे तुम रिच फार्मर्स को और पैसा दे रहा है, तो क्या वो डिस्टॉर्टेड नहीं है? इंडिया का ऐसा क्लेम है, एंड विच इज राइट, वो सही क्लेम है इंडिया का भी। तो फिशरीज इशू बिकम है, देखो फिशरी वाला इशू भी तुम्हारा बोन ऑफ कंटेंशन बना है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 में। देखो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जो रीच जो फिशरमैन है डेवलप कंट्री का और हमारा बेचारा डेवलपिंग कंट्री का, जैसे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एग्जाम्पल तुम लोग देखो डेवलप कंट्री में एक कोई डेवलप कंट्री है जो सबसे फिशरी सब्सिडी कितना दे रहा है, $80,000 पर फिशरमैन। अब इसको तुम रुपीस में करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जबकि इंडिया में एक फिशरमैन को ओनली 38 दिया जा रहा है, 38, यानी कि वो मुश्किल से 2000 या 2500 के रेंज में होगा। कितना कम है, और सवाल हम पे उठाया जा रहा है। अब देखो वो स्वीडन सब कंट्री सब देखो, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो कितना दे रहा है। आखिर वो उन लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, तो टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है वो तो दूसरा बताओ, अफ्रीका कोस्ट में आके वो लोग मछली मार रहा है, ओवर फिशिंग कर रहा है, और जितना ज़्यादा ओवर फिशिंग करोगे उतना इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, समझे? इट इज़ अ वेरी बैड। इसलिए भारत ने ये प्रपोजल रखा है कि कोई भी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के ऊपर 25 साल के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं दीजिए आप लोग। और जहां तक सवाल है इंडिया का, तो इंडिया जो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हम लोग अपना सब्सिडी से काम करेंगे, क्योंकि हम लोग आपसे बहुत पीछे हैं, हमारे फिशरमैन गरीब है, हम ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमको सब्सिडी देने दीजिए, बट आप जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के बाहर जो आप सब्सिडी दे रहे हो उसको आप बंद करो 25 साल के लिए। ठीक है, हम कहेंगे कि बहुत अच्छा इंडिया का अपना तर्क है, अपना सोच है, क्योंकि ओवर कैपेसिटी ना, ओवर फिशिंग किया है ये लोग। तो जब ओवर फिशिंग, ओवर कैपेसिटी, अनरेगुलेटेड फिशिंग कर रहा है, तो जरूरी है कि सब्सिडी काटो इन लोग का। आखिर स्टेट मदद कर रहा है, पैसा दे रहा है, तब ना बड़ा बड़ा तुम्हारा ये जहाज लेके जा रहा है, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी लेके जा रहा है, और दूसरे का जगह से भी तुम्हारा फिशिंग लेके आ रहा है ये लोग। इसको बंद करना बहुत जरूरी है एज पर इंडिया, और 25 साल के लिए बंद करो आप, 25 साल के लिए कोई पैसा मत दो।